जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे आप सबको पता है कि हमने कुछ टाइम से हम वीडियो लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमें 9th क्लास के बच्चों ने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट्स करे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आए हमें 9th क्लास के बच्चों से। बहुत ज़्यादा ये डिमांड है कि सर 9th क्लास का जो सिलेबस है वो आपने छोड़ ही दिया। नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं था। तो आज मैं लेके आया हूं पहला यूनिट द लिविंग वर्ल्ड, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। आज इसी सेल के रिलेटेड बेटे बात होगी। आपने सुना होगा, क्लास 8th में भी आपको कंसेप्ट मिला होगा बेटे सेल के रिलेटेड। जो सेल है, आपने सुना होगा कि मुझे लगता है ये एक फैमिलियर टर्म है, द सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर बच्चा सेकंड थर्ड में भी होता है, उसने भी सुना होता है द सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बेटे इस सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है? क्यों सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है? क्यों सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है? तो आज इस लेक्चर में बेटे उस रिलेटेड बात करेंगे। अगर सबसे पहले देखेंगे जो एक सेल होती है, आपको पता है ये चीज दिमाग में रखना है कि हम जो है ह्यूमन बींग्स जो है, या बाकी बर्ड्स है, फिशेस है, प्लांट्स है, फंगस है, जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर एक इंडिविजुअल बेटे सेल का बना होता है। चाहे वो एक सेल का बना होगा या एक से ज्यादा सेल्स का बना होगा, लेकिन हर एक इंडिविजुअल जो है, जो कोई भी लिविंग सिस्टम है, वो तो सेल्स का ही बना होता है। तो सेल को क्यों कहते हैं बेटे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? याद रखोगे आप, सेल को इसलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि सेल जो है, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज होती है जो एक इंडिविजुअल को बेटे जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। एक सेल को अगर सरवाइव करना है, एक सेल को सरवाइव करने के लिए आपको पता है एक सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट होने के बावजूद भी इसमें वो सारी एक्टिविटीज होती है जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है, जिसकी वजह से एक सेल जो है वो बेटे सस्टेन करती है लाइफ को। उन्हीं एक्टिविटीज की वजह से एक सेल जो है वो सरवाइव करती है। इसीलिए सेल को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इस सेल के अंदर वो सारी एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से ये सेल जो है ये लाइफ को सस्टेन करती है। याद रखना मेरी बात। और दूसरी चीज, अगर हम दूसरी जो डेफिनेशन है, दैट इज सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों होता है बेटे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? आप देखोगे जो एक इंडिविजुअल है वो तो सेल्स का ही बना होता है, और ये जो सेल्स है ये इस तरह से डिजाइन, इनका आर्किटेक्चर इस तरह से होता है, और आर्किटेक्चर के बेसिस पे ही ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को फॉर्मुलेट करते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन्स को बेटे राइज करते हैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें या प्लांट की बात करें, उसमें कुछ सेल्स लीव्स को बनाती है। लीव क्या है? प्लांट का एक स्ट्रक्चर है। कुछ रूट को बनाती है, कुछ स्टम को बनाती है, कुछ फ्रूट को बनाती है, कुछ कुछ और पार्ट्स को बनाती है। इसीलिए जो सेल्स है जब ये आपस में मिलती है तो ये किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल को क्यों मेटाबॉलिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है? सेल को बेटे मेटाबॉलिक यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज, डिफरेंट फंक्शंस हो जाती है। एक सेल में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होती है, और उन्हीं एक्टिविटीज के बेसिस पे एक सेल जिंदा रहती है। इसीलिए सेल को मेटाबॉलिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो आपने सुना होगा बेटे सेल के बारे में, आपने बहुत इंफॉर्मेशन सुनी होगी कि जो सेल है हमारे पास, अगर सेल की बात करें, हमने लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बस एक ही सेल होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स के। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग जो है, एक एडल्ट ह्यूमन बींग में 100 ट्रिलियन सेल्स होती है, और यही सेल्स जो है यही आपस में एग्रीगेट होती है। यही सेल्स जो है आपस में जुड़ के, आपस में असेंबल होके कोई टिश्यू बनाते हैं, और वो टिश्यू जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की एक्शंस को, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में मदद करता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे बेटे, हमारे पास क्या लिखा है? जो सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपको ये याद रखना है कि सेल जो है ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट होने के साथ साथ सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए है क्योंकि लाइफ की जो शुरुआत है वो तो सेल से ही हुई है। एक आप वो चीज आप कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जाइगोट से ही एक इंडिविजुअल की
एक ह्यूमन बीइंग की या एक प्लांट की या किसी और ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई है। जाइगोट क्या है? सेल है। और यही है ना हमारे लाइफ की फाउंडेशन, तो जाइगोट ही है। जाइगोट क्या है? एक सेल है। इसलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और इस सेल के अंदर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होती है जो एक इंडिविजुअल को जिंदा रखने के लिए, जो एक सेल को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। Because it is the smallest structural and functional unit capable of independent existence and performing all essential life processes। जो एक सेल है ये तो है smallest unit, लेकिन smallest unit होने के साथ साथ इसको structural unit भी कहा जाता है, इसको functional unit भी कहा जाता है। और functional unit होने के साथ साथ एक सेल जो है ये independently भी exist कर सकती है। हमारे पास एक बैक्टीरिया, वो तो एक ही सेल का बना होता है, वो भी तो, उसमें भी तो लाइफ होती है, वो भी तो एग्जिस्ट करता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेल। नो डाउट ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकता है, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट होने के साथ साथ इसमें वो सारी एक्टिविटीज होती है जो इस इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बेटे सेल कहते हैं। अगर बेटे सेल की डिस्कवरी की बात करें, अगर सेल की डिस्कवरी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक शख्स का नाम सामने आता है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा साइंटिस्ट है जो 1665 में आया था। और इसने कोई प्लांट का कॉर्क लिया था और उस कॉर्क को अंडर माइक्रोस्कोप देखा। और अंडर माइक्रोस्कोप देखने के बाद, अंडर माइक्रोस्कोप में देखने के बाद जो ये रॉबर्ट हुक है, इसको इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आए। और इसने इन स्ट्रक्चर्स को, जो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और इस रॉबर्ट हुक ने इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को नाम दिया था बेटे सेल्यूला। सेल्यूला जो है ये एक लैटिन टर्म है और इस लैटिन टर्म का मकसद ही है सेल। तो जो पहले ये कंसेप्ट हमें सेल का मिला है ये तो रॉबर्ट हुक से हमें मिला है। रॉबर्ट हुक ने कहा ये हमारे पास एक सेल होती है। प्लांट्स का कॉर्क लिया था, अंडर माइक्रोस्कोप देखा, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद रॉबर्ट हुक ने इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करा। और ऑब्जर्व करने के बाद उसने इनको क्या नाम दिया बेटे? सेल्यूला। और सेल्यूला का मकसद क्या है बेटे? सेल्यूला का मकसद ही सेल होता है। लेकिन क्या ये लिविंग सेल थी? क्या ये डेड सेल थी? लेकिन वो जो है रॉबर्ट हुक वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसीलिए हमारे पास फिर कुछ और साइंटिस्ट्स आए हैं जिन्होंने कुछ और चीजों को डिस्कवर किया है। और डिस्कवर करने के बाद हमें पता चला कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करी थी ये एक डेड सेल थी, ये लिविंग सेल नहीं थी। क्यों बेटे ये डेड सेल थी? क्योंकि इसने कहा ये कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, या जो रॉबर्ट हुक ने स्ट्रक्चर देखा इट वाज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो बेटे हनीकॉम्ब होता है, इसने बराबर बताया कि ये इट इज अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और या सेल्यूला, इसने नाम दिया था सेल्यूला। और सेल्यूला का मतलब क्या है? लिटिल रूम, रूम लाइक स्ट्रक्चर, या हम कहेंगे या कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसने इनको कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा। लेकिन जो एक कंपार्टमेंटलाइजेशन थी ये एक्चुअल में ट्रू सेल नहीं थी, ये डेड सेल्स इसने देखी थी। क्योंकि एक प्लांट के कॉर्क में जो सेल्स होती है वो यूजुअली डेड ही होती है। क्योंकि जब प्लांट्स की बेटे एक हायर टर्म है सेकेंडरी ग्रोथ, उस चीज को कहते हैं। जब प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो उनके कॉर्क वाले सेल्स होते हैं ये डेड हो जाते हैं। और डेड होने के बाद इनका स्ट्रक्चर तो ऐसा ही दिखेगा बेटे, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो तो खत्म हो चुका होता है। इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म ना होने की वजह से, प्रोटोप्लाज्म का मतलब है न्यूक्लियस और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, इन सेल्स में वो चीज प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसको हम कैसे लिविंग सेल मान सकते हैं? एक लिविंग सेल हम उसको तभी कहेंगे जब एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता, जब एक सेल के अंदर लिविंग मैटर प्रेजेंट होता। लेकिन इन सेल्स में बेटे लिविंग मैटर प्रेजेंट ही नहीं था, इसीलिए इन सेल्स को डेड सेल्स कंसीडर करा गया। क्योंकि ये इसने कॉर्क देखा था, इसने कॉर्टेक्स के सेल्स नहीं देखे थे, इसने लीफ के सेल्स नहीं देखे थे, इसने रूट की सेल्स को नहीं देखा था, बल्कि इसने प्लांट का बाहर वाला जो आउटर कवरिंग होती है ना, उसी आउटर कवरिंग को उठाया था और अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया। लेकिन कंसेप्ट जो सेल बायोलॉजी का है वो तो हमें 1665 से ही मिला। और किस शख्स से मिला? इसी शख्स से मिला बेटे, रॉबर्ट हुक से ही मिला। लेकिन याद रखना जो इसने जिस चीज को इसने सेल्यूला कहा, हाँ हम मानते हैं कि जो वो सेल्स ही तो थी, लेकिन लिविंग अगर नहीं थी, डेड सेल्स थी। लेकिन कंसेप्ट जो है हमें सेल बायोलॉजी का या सेल के स्ट्रक्चर का, वो हमें रॉबर्ट हुक से मिला है, 1665 में मिला है।
कॉर्क का इसने प्लांट का ये देखा था, प्लांट का कॉर्क उठाया था और उस कॉर्क को अंडर माइक्रोस्कोप रखा। माइक्रोस्कोप में रखने के बाद इसको वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिले, जिन स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने नाम रखा था सेल्यूला या सेल्यूले। और सेल्यूले का मतलब क्या है? कंपार्टमेंटलाइजेशन या लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर। और वो लिविंग था? नहीं बेटे, वो डेड था। क्यों नहीं था लिविंग? क्योंकि उन सेल्स के अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म का नाम और निशान ही नहीं था। कोई उन सेल्स में कोई लिविंग मैटर प्रेजेंट नहीं था, और लिविंग मैटर ना होने की वजह से हम उनको लिविंग सेल्स नहीं बल्कि डेड सेल्स कहते हैं। अब first discovered and named the cell after observing thin slice of cork, बता दिया मैंने आपको। इसके बाद बेटे और एक साइंटिस्ट आया है जिस शख्स का नाम है बेटे एंटोनियो वन लीवनहॉक। जो एंटोनियो वन लीवनहॉक है ये आ गया है, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ये आ गया बेटे 1674 में आ गया। और इसने बेटे जो पहला लिविंग सेल का कंसेप्ट है वो तो हमें एंटोनियो वन लीवनहॉक से ही मिला, क्योंकि बेटे इसने कॉर्क को स्टडी नहीं, इसने बहुत सारी सेल्स को स्टडी किया है। इसके घर के पास में कोई कहा जाता है, ये थ्योरी है ऐसी किताबों में है, कहा जाता है कि इसके घर के पास में कोई एक पॉन्ड था, उस पॉन्ड के अंदर जो है स्टैग्नेंट वाटर था। स्टैग्नेंट वाटर माने बहुत टाइम का पानी जमा हो चुका था और उसी पानी में कुछ एल्गी वगैरह ने ग्रो किया था। इसने उसी पानी को लिया, अंडर माइक्रोस्कोप देखा, जहां से बेटे इसने एल्गी को ऑब्जर्व किया। और एल्गी जो है वो मोटाइल एल्गी थी। जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो तो मोटाइल था नहीं, वो तो डेड सेल्स थी, उनमें मोटिलिटी होगी नहीं। मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट। जो इसने अंडर स्लाइड के ऊपर देखा ना, जब पानी ले लिया तो पानी में एल्गी थी बेटे, उन्होंने स्लाइड के ऊपर थोड़े से मूवमेंट्स दिखाए थे और उसी मोटिलिटी के बेसिस पे लीवनहुक ने कहा ये सेल लिविंग है। और इसने क्या किया है 1674 में डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इन बॉन्ड वाटर यूजिंग एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। और इसने जो माइक्रोस्कोप था, अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करें, उस बेचारे के पास उतना कोई एडवांस्ड माइक्रोस्कोप था भी नहीं, उसके पास एक सेल्फ डिजाइनिंग माइक्रोस्कोप था, इसीलिए जो चीजें उतनी विजिबल नहीं थी। लेकिन जब लीवनहुक आया, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी में भी थोड़ी सी एडवांसमेंट हो गई थी, और जो ही इसने सेल को डिस्कवर करना चाहा, इसी तरह से जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी, इसने फ्री लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर से बेटे ऑब्जर्व किया। इसने कोई स्टैग्नेंट वाटर लिया था, अंडर माइक्रोस्कोप देखा, वहां इसको कुछ एल्गी के स्पेसिमेन्स मिले, कोई एल्गी इसको मिला। और एल्गी जो है वो तो एक डेड सेल नहीं बल्कि वो एक लिविंग सेल थी, क्योंकि उसने कोई मूवमेंट दिखाया था, मोटिलिटी दिखाई थी। और इतना ही नहीं बल्कि इसने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया है। और बैक्टीरिया को किस तरह से बेटे इसने डिस्कवर किया? वंस ही वाज स्क्रैपिंग हिज टीथ, जो हमारे टूथपिक होती है, ये अपने दांत को स्क्रैप करता था, और स्क्रैप करने के बाद जो इसको अपने माउथ से निकला उसने स्लाइड के ऊपर डाला, स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, वहां से इसने कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखा और इसने नाम दिया था लिटिल एनिमलिक्यूल। जो इसने अपने दांत से निकाला, स्लाइड के ऊपर देखा, अंडर माइक्रोस्कोप जो ही इसने देखा, इसने उस पार्टिकल को नाम रखा था लिटिल एनिमलिक्यूल। और इस लिटिल एनिमलिक्यूल टर्म को बच्चा रिप्लेस किया है किसी और साइंटिस्ट ने। लिटिल एनिमलिक्यूल टर्म वाज रिप्लेस्ड बाय अदर साइंटिस्ट जिसका नाम था एहरनबर्ग। एहरनबर्ग ने बेटे उस लिटिल एनिमलिक्यूल टर्म को रिप्लेस करा किस टर्म से? बैक्टीरिया से। तो इस तरह से हमारे पास बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी हो गई। किसके द्वारा बेटे? एंटोनियो वन लीवनहुक के द्वारा। तो लीवनहुक ने बेटे पहली लिविंग सेल जो है वो तो लीवनहुक ने ही डिस्कवर करी थी। हमारे पास क्या लिविंग सेल? एक तो इसने पॉन्ड वाटर लिया था जहां से इसने एल्गी को देखा था, और इसने स्क्रैप किया था अपने टीथ को जहां से इसने बैक्टीरिया को देखा। लेकिन बैक्टीरिया की टर्म लीवनहुक ने नहीं दी थी, किसी और शख्स ने दी थी। अब हमारे पास जो लीवनहुक है, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक अच्छा इंपॉर्टेंट योगदान है माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। क्या इसने खाली बैक्टीरिया को डिस्कवर किया? क्या खाली इसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया? नहीं बेटे, इसका एक इंपॉर्टेंट योगदान है बायोलॉजी के ऊपर। अगर हम लीवनहुक की बात करें, इसने खाली प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया सेल को स्टडी नहीं किया, बल्कि इसने इसके बगैर भी आरबीसी यानी ब्लड सेल को स्टडी किया। इसने कुछ और सेल्स यानी स्पर्म सेल को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इसने हमें
ही एक्सप्लेन्ड कि ये सारी सेल जो है ये लिविंग है, और जो रॉबर्ट हुक इससे पहले था वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया जो उसने सेल देखी थी कि वो लिविंग सेल थी या डेड सेल थी। लेकिन बाद में जब हमें एक लिविंग सेल का कंसेप्ट मिला, हम इस काबिल बने कि हमने उसकी सेल को, जब जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, हमने उस सेल को कहा कि ये एक डेड सेल थी, क्योंकि कॉर्क जो है वो तो यूजुअली डेड सेल्स का बना होता है। और लीवन हुक ने बहुत सारी सेल्स को बेटे स्टडी किया, बहुत सारी सेल्स को डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के बाद हम डिफरेंशिएट कर पाए रॉबर्ट हुक की सेल को और लीवन हुक की सेल को, जो उसने डिस्कवर करी थी और जो इस शख्स ने डिस्कवर करी है। अब पहली लिविंग सेल, अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बता दो पहली लिविंग सेल बेटे किसने डिस्कवर करी है, आप क्या बोलोगे? आप किसका नाम बोलोगे? लीवन हुक का नाम बोलोगे। अगर सेल का कंसेप्ट मिला आपको, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, जहां सेल, खाली सेल के बारे में बताया जाएगा वहां आप रॉबर्ट हुक बोलोगे, और जहां आपको लिविंग सेल के बारे में बताया जाएगा वहां आप लीवन हुक का नाम ले लोगे। और कब किया है बेटे? 1674 में लीवन हुक ने बहुत सारी सेल्स को, यानी एल्गी को, पाउंड वाटर से एल्गी को ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया। अपने टीथ को स्क्रैप करने के बाद बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, स्पर्म सेल को स्टडी किया, प्रोटोजुआ को स्टडी किया, और इसी तरह से इसने बाकी सेल्स को भी बेटे स्टडी कर लिया था। किसने? लीवन हुक ने। इसके बाद और एक शख्स आया जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में। इसने बेटे व्हाट ही डिस्कवर्ड, पहले तो डिस्कवरी पता चलनी चाहिए ना कि सेल के जो अंदर डिफरेंट चीजें हैं, हम एक सेल के एक यूनिट को किस चीज के बेसिस पे सेल बोलेंगे। पहले तो डेड सेल थी, उसको तो हम सेल कह ही नहीं सकते। इसके बाद जो लिविंग सेल है वो लीवन हुक ने डिस्कवर करी। लेकिन अब जो ये सेल बायोलॉजी है इसमें दिन ब दिन क्या आएगा? एडवांसमेंट आएगा। और एडवांसमेंट कैसे आती है बेटे? जब साइंटिस्ट लोग इस चीज को स्टडी करेंगे। अब इसी तरह से और एक साइंटिस्ट आया है जिसका नाम है बेटे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 में आया, और इसने देखा सेल के सेंटर में या सेल के अंदर कोई ऐसी डेंस बॉडी है, और वो डेंस बॉडी जो सेल के अंदर है उसको नाम रखा है इसने न्यूक्लियस। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने न्यूक्लियस की फंक्शन उसको डिफाइन नहीं किया, बल्कि हमारे पास कुछ और साइंटिस्ट बाद में आए हैं जिनका नाम हैमरलिंग है, जिनका नाम बाउरी है। उन्होंने न्यूक्लियस की फंक्शन को बेटे डिफाइन किया है। लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउन है इसने खाली डिस्कवर किया, इसने सेल के अंदर किसी बॉडी को देख लिया और नाम रखा न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस की फंक्शन को ये डिफाइन नहीं कर सका। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। याद रखोगे, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस विद इन द सेल। सबसे पहले अगर आपको कभी भी कोई पूछे कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है, आप बोलोगे रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, 1831 में किया था। लेकिन इसने न्यूक्लियस की फंक्शन को डिफाइन नहीं किया कि न्यूक्लियस किस चीज के लिए सेल के अंदर है। और न्यूक्लियस की फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ साइंटिस्ट्स आए हैं जिन्होंने न्यूक्लियस की फंक्शन को डिफाइन किया है, जिसमें एक शख्स का नाम है बाउरी और दूसरे का नाम है बेटे हैमरलिंग। हैमरलिंग अदर एक साइंटिस्ट है, दूसरा एक साइंटिस्ट है। इन दो ने मिलकर बेटे न्यूक्लियस की फंक्शंस को डिफाइन किया कि न्यूक्लियस का होना सेल में क्यों जरूरी है, न्यूक्लियस जो है किस चीज को कंट्रोल कर सकता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। इसी तरह से हम और एक चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं रिवाइज करना चाहता हूं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक आया 1665 में, इसके बाद 1674 में एंटोनियो लीवन हुक आया जिसने लिविंग सेल्स को स्टडी किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया जिसने बेटे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, 1831 में आया था। और इसने न्यूक्लियस की फंक्शंस को एक्सप्लेन नहीं किया, और एक्सप्लेन न करने की वजह से कोई और तो आना चाहिए जो न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में हमें बताए, वो था हैमरलिंग, और था बेटे दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम बाउरी था। और इसके बाद सेल की जो स्टडी है, जो साइंटिफिक स्टडी है वो और आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है, और साइंटिस्ट लोग जो है वो इस चीज में ऐड हो रहे हैं, यानी वो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन सेल बायोलॉजी को तो दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें सेल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है भी नहीं। अभी अगर हम आज रिसेंट टाइम्स की बात करें, मतलब रोज कोई ना ऐसी चीज होती है जो सेल के रिलेटेड हमें नई चीजें पता चलती है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है। जितनी साइंस में एडवांसमेंट आएगी उतना ज्यादा हमें सेल के फीचर्स भी नजर आएंगे। फिलहाल जितना साइंटिस्ट लोगों ने 2 साल 400 साल 300 साल 500 साल पहले बताया है, तो आज हम उसी चीज को बेटे डिफाइन करने वाले हैं ना, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोग हैं, ये हमसे कहीं ज्यादा आगे है।
आज इसके बाद और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बेटे पुरकिंजी। पुरकिंजी एक ऐसा शख्स है जिसने सेल के अंदर देखा कि सेल के अंदर कोई लिविंग मैटर प्रेजेंट यानी साइटोप्लाज्म होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स होती है, मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स होता है या लिविंग मैटर होता है। वो पुरकिंजी ने सबसे पहले देखा। मतलब हम मत ना ये कॉमन सेंस है, अगर एक बाहर से सेल मेम्ब्रेन हो और अंदर न्यूक्लियस हो, इसको तो हम सेल कह ही नहीं सकते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कोई और भी चीज प्रेजेंट होती है और उसी चीज को हम बेटे लिविंग मैटर कहते हैं, जिसमें बाद में न्यूक्लियस को भी कंसीडर किया गया है। लिविंग मैटर में हम न्यूक्लियस को भी कंसीडर करते हैं। 1839 में आया और इसने एक टर्म दी है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस चीज को इसने बताया है, कहा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कोई भी चीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, विच इंक्लूड साइटोप्लाज्म, विच इंक्लूड सेल ऑर्गेनल्स, विच इंक्लूड्स न्यूक्लियस, उन सारे तमाम चीजों को, जो भी एक सेल के मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज प्रेजेंट हो, उसको इसने लिविंग मैटर कहा। लिविंग मैटर असल में किसी और शख्स ने, डुजार्डिन ने कहा था, और डुजार्डिन की टर्म यानी लिविंग मैटर को रिप्लेस किया पुरकिंजी ने। याद रखना बेटे कि हमारे पास और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डुजार्डिन। डुजार्डिन ने क्या देखा था, उसने सेल के अंदर देखा था लिविंग मैटर। उसने देखा कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है या कोई और चीज है, सेल ऑर्गेनेल्स है। उस शख्स का नाम था डुजार्डिन। डुजार्डिन ने कहा सेल के अंदर जो लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है, कि कहा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई ऐसी साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह है। तो उसने एक सिंपल एक टर्म दे दी थी लिविंग मैटर, लेकिन पुरकिंजी को ये टर्म पसंद ना आई, तो इसने उस लिविंग मैटर का नाम रखा है प्रोटोप्लाज्म। और सबसे पहले बेटे याद रखना है कि हमारे पास कुछ इस तरह से लोग आए थे। सबसे पहले कौन आया था, याद रखना है, ये यही से भी आपको याद होना चाहिए, इसको बाद में और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सबसे पहले आप याद रखोगे कौन आया था बेटे। सबसे पहले एक शख्स आया है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने बेटे सेल को डिस्कवर किया। इसने कॉर्क को देखा था, वो सेल डेड थी। किस साल में देखा था, 1665 में। इसके बाद लीवन हुक आया, इसने बहुत सारी सेल्स को स्टडी किया और इसी से हमें कंसेप्ट मिला लिविंग सेल का। पहली लिविंग सेल इसी शख्स ने डिस्कवर की, 1674 में किया। इसने बहुत सारी सेल्स को स्टडी किया है, ब्लड को स्टडी किया और डिस्कवर किया, बैक्टीरिया को किया, एल्गी को किया, है ना, प्रोटोजुआ को किया। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आ गया, और रॉबर्ट ब्राउन जो है ये 1831 में आ गया और इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद और एक शख्स आ गया जिसका नाम है पुरकिंजी। पुरकिंजी ने क्या किया बेटे, इसने सेल के अंदर लिविंग मैटर को देखा और लिविंग मैटर को इसने नाम दे दिया है, ही रीनेम्ड लिविंग मैटर विद, किस टर्म से बेटे, इसको रिप्लेस किया है प्रोटोप्लाज्म। इसने प्रोटोप्लाज्म टर्म से लिविंग मैटर को रिप्लेस किया, क्योंकि लिविंग मैटर पुरकिंजी ने नहीं बल्कि किसी और शख्स ने दी थी, जिस शख्स का नाम है डुजार्डिन। तो इसी तरह से आप याद रखोगे। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए हैं, जैसे यहां पे आप देख सकते हो कि सेल थ्योरी। हमारे पास कुछ और साइंटिस्ट आए, एक का नाम शील्डन है, दूसरा का नाम शिवान है। शिवन और शील्डन। शील्डन जो है एक बॉटनिस्ट है और शिवान जो है वो एक जोलॉजिस्ट है। मोस्ट प्रोबेबली ये जर्मन थे, शायद ये जर्मन, हाँ। शील्डन फॉर्मुलेटेड शील्डन 1838 and Schwann 1839 stating that plants and animals are composed of cells। देखो भाई, ये जो हमारे पास शील्डन एंड शिवान है, ये ऐसे शख्स थे, ये ऐसे शख्स दो थे जिन्होंने बेटे सेल थ्योरी को प्रपोज किया है। आप याद रखोगे सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, और इसका मकसद क्या है वो चीज मैं समझाना चाहता हूं। वाज गिवन बाय शील्डन एंड शिवान। शील्डन एंड शिवान जो है, इन्होंने बेटे सेल थ्योरी को प्रपोज किया है। इन्होंने हमें सेल के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें शील्डन जो है ही वाज ए बॉटनिस्ट। ये बॉटनिस्ट था जो प्लांट्स के रिलेटेड ज्यादा स्टडी करता था, प्लांट्स को स्टडी करता था। और जो शिवान था वो एक जूलॉजिस्ट था। इसने बेटे शील्डन ने क्या कहा और शिवान ने क्या कहा, इन्होंने जो इनकी थ्योरी है उसका पहला पॉइंट क्या है बेटे, इनकी थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स
आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी organisms are composed of cells। कहा गया है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स का बना हुआ होता है। और इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या कहा बेटे अपनी थ्योरी में, इन्होंने कहा द सेल इज ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अपनी थ्योरी में इन लोगों ने बताया कि सेल इज ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसी तरह से इन्होंने और एक पॉइंट बता दिया कि प्लांट्स में सेल वॉल होता है, प्लांट्स possess cell wall while as animals does not possess it, while as animals does not contain cell wall। और एक पॉइंट बता दिया था जो किसी और शख्स ने बताया था, इन्होंने अपनी थ्योरी में उस चीज को भी ऐड कर दिया। हमारे पास क्या चीज है बेटे, जो सेल थ्योरी है ये किसी शख्स ने दी थी जिनका नाम है शील्डन एंड शिवान। शील्डन बॉटनिस्ट है, शिवान जोलॉजिस्ट है। इन्होंने बताया कि एक सेल, अपनी थ्योरी में इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स इस तरह से बताए। सबसे पहला पोस्टुलेट ये था कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स यानी टिश्यूज का बना होता है, चाहे वो एक सेल का बना होगा या एक से ज्यादा सेल्स का बना होगा, ये इन्होंने बता दिया। और इसके बाद इन्होंने ये चीज भी बता दी है कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी एक ऐसा यूनिट है जहां से लाइफ की शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद इन्होंने क्या बताया, प्लांट्स और एनिमल्स जो है, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ये थी बेटे इनकी थ्योरी, किनकी, शील्डन एंड शिवान की, ये सेल थ्योरी जिसको आप कहते हैं। अब इसके बाद और एक थ्योरी आ जाती है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटे, उसको हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, मॉडर्न सेल थ्योरी भी इन्हीं चीजों को बताती है, लेकिन उसमें कुछ और चीजें ऐड होते हैं, लाइक ऑल द सेल्स पोजेस सिमिलर बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है उनकी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एक ही होती है, यानी वो एक ही तरीके की फंक्शंस वगैरह को परफॉर्म करती है, और जो उनका कंपोजिशन है वो भी एक ही होता है, यानी सेल जो है वो लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। याद रखोगे ये थी सेल थ्योरी, बस 2-4 पॉइंट्स काफी है। पहला पॉइंट जो है, पहला पोस्टुलेट ये है कि सारी सेल्स जो है, जो भी जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी लिविंग सिस्टम है वो तो सेल्स के बने हैं। दूसरा, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा जो इन्होंने बताया है कि प्लांट्स में सेल वॉल होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। और एक पॉइंट बताया है कि जितनी भी नई सेल्स है वो तो पुरानी सेल्स से ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये टर्म किसी और शख्स ने दी थी। मतलब एक शख्स है जिसने ये टर्म दी है, क्या टर्म दी है, कि जितनी भी नई सेल्स है वो तो पुरानी सेल्स से ही बेटे एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम था रोडॉल्फ वर्चाव। रोडॉल्फ वर्चाव जो है वो एक ऐसा शख्स है बेटे, 1855 में एक्सपेंडेड इट बाय स्टेटिंग दैट सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो है रोडॉल्फ वर्चाव है बेटे, ये शख्स जो है, ये साइंटिस्ट जो है, इसने बेटे एक टर्म दी है। रोडॉल्फ वर्चाव जो है, ये एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसने एक टर्म दी है ओमनिस सेलुला ई सेलुला या ओमनिस सेलुला ई सेलुले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है all new cells are arising from pre-existing cells, are arising from प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी बेटे नई सेल्स है वो तो पुरानी सेल्स से ही एग्जिस्ट करती है। जैसे एक इंडिविजुअल की बात करें, एक इंडिविजुअल जो है वो किससे बनता है बेटे, जायगोट से। ये जायगोट किन से बनता है, उनके पेरेंट से। पेरेंट जो है जब वो स्पर्म सेल और एग सेल प्रोवाइड करेंगे तभी जायगोट बनेगा। जायगोट एक सेल है, मान के चलो ये पेरेंट्स एंसेस्ट्रल सेल है, और उसी से एक इंडिविजुअल बनेगा। कल को ये रिप्रोड्यूस करेगा, एक नई बॉडी बनेगी। तो इसका मतलब है जितनी भी नई सेल्स है वो तो पुरानी सेल्स से ही एग्जिस्ट करती है। जितनी भी नई सेल्स बनती है, जितनी भी नई सेल्स प्रोड्यूस होती है, उनके लिए तो कोई पुरानी सेल, एंशिएंट सेल, एंसेस्ट्रल सेल होनी चाहिए। अगर एंसेस्ट्रल सेल नहीं होगी तो नई सेल्स कहां को बनेगी। तो ये थी बेटी डिस्कवरी। लेकिन डिस्कवरी में आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन आ गया, पहले बेटे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बाद कौन आया, लीवन हुक। लीवन हुक के बाद कौन आ गया,
रॉबर्ट ब्राउन, जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया लेकिन न्यूक्लियस की फंक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसके बाद और एक आ गया जिसका नाम है पुरकिंजी। पुरकिंजी ने क्या बोला, सेल के अंदर जो लिविंग मैटर है उसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी को बेटे प्रपोज किया है। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, शील्डन एंड शिवान, जिसमें शील्डन बॉटनिस्ट है और शिवान जो है वो जूलॉजिस्ट है। और इसके बाद और एक शख्स आया जिसका नाम है पुरकिंजी, सॉरी पुरकिंजी नहीं आया। इसके बाद आ गया रुडॉल्फ वर्चाव। रुडॉल्फ वर्चाव, रुडॉल्फ वर्चाव ने क्या दी है, एक टर्म दी है ओमनीसेल्युला ई सेल्युला, ई सेल्युले, जिसका मतलब होता है कि जितनी भी नई सेल्स है उनका तो कोई एंसेस्टर था जहां से वो सारी सेल्स बनी थी। एक सीड है, एक सीड से तो प्लांट बनेगा, एक सीड में 10 सेल्स, एक प्लांट में मिलियंस ऑफ सेल्स होती है, तो 10 सेल्स से मिलियंस ऑफ सेल्स बनी ना, तो वो 10 सेल्स क्या है, वो तो एंसेस्ट्रल सेल्स है, वो तो पुरानी सेल्स है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, ठीक है। तो कोई एग्जिस्टिंग सेल होनी चाहिए जिससे कोई नई सेल बन जाएगी, वो एक्चुअल में है ओमनीसेल्युला ई सेल्युले। इसके बाद अगर हम सेल की बात करें, आपको पता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, हमारे पास एक सेल जो है उसमें 3 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, 3 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका होना जरूरी है। उन 3 कंपोनेंट्स के बगैर हम एक सेल को सेल नहीं कह सकते। उन 3 कंपोनेंट्स में क्या चीज होना, जैसे मकान की बात करें, अगर आपका मकान है बाहर से दीवार नहीं है तो हम कौन सा मकान बताएंगे उसको, है ना। इसीलिए हमारे सेल के पास 3 ऐसे कंपोनेंट्स, वरना तो रॉबर्ट हुक ने भी सेल को डिस्कवर किया था, वो तो कोई सेल नहीं थी, वो तो डेड सेल थी। हम एक लिविंग सेल किस सेल को बता सकते हैं, एक सेल के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होना, क्या जरूरी है, एक सेल में कौन सी ऐसी चीजों का होना जरूरी है। सबसे बेसिक जरूरी चीजें जो है जिनको हम सेल कंपोनेंट्स कहते हैं या जिनको हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल कहा करते हैं। पहला चीज जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है बेटे साइटोप्लाज्म। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे वहां पे भी आपको ये 3 चीजें मिलेंगे। आप यूकैरियोटिक सेल देखोगे वहां पे भी आपको ये चीज मिलेगा। प्लांट सेल देखोगे वहां पे भी मिलेगा, एनिमल सेल भी देखोगे वहां पे भी ये चीज आपको मिलेगा। कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वहां पे भी ये सब चीजें हैं, कोई मल्टी सेल्युलर है वहां पे भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन याद रखना है कि ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स है, इनके बगैर अगर कोई इनमें से कोई भी चीज अगर एब्सेंट है तो हम उस एंटिटी को सेल नहीं कह सकते। एक सेल होने के लिए एक सेल में इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। Almost every cell has 3 major features that allows it to interact with its environment: plasma membrane, nucleus or cytoplasm. The outermost flexible and selectively permeable covering made up of lipids, proteins. It regulates the entry and exit of substances via diffusion and osmosis. ये बाहर से जो एक मेम्ब्रेन होता है, अगर सेल के अंदर किसी चीज को आना है वो तो इसी सेल मेम्ब्रेन के जरिए से ही आएगा। सेल से बाहर किसी चीज को जाना है वो तो मेम्ब्रेन के जरिए से ही जाएगा। लेकिन जब मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है तो कहां से आएगा और कहां से जाएगा। या कोई ऐसा रिजिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, कोई दीवार जैसा है, लेकिन हमारे पास सेल के अंदर एक सेल की क्वालिटी होती है कि उसमें एक मेम्ब्रेन होना जरूरी है। एक सेल का बेसिक पैरामीटर है, अगर सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो हम सेल नहीं कह सकते। और आपने आज तक कोई सेल ऐसी देखी भी नहीं होगी कि जिसके बाहर से एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन ना हो। इसी तरह से न्यूक्लियस, ऑफन कॉल्ड द ब्रेन, जिसको ब्रेन या कंट्रोल सेंटर कहा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, जो सेल के सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। एक सेल जो है उसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड का होना जरूरी है। कोई ऐसी सेल होगी नहीं जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड नहीं होगा। डेड सेल्स की बात नहीं हो रही है बेटे, लिविंग सेल्स की बात हो रही है। एक लिविंग सेल होने के लिए एक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का होना जरूरी है। इन 3 चीजों के बगैर, इन 3 कंपोनेंट्स के बगैर हम किसी एक एंटिटी को सेल नहीं कह सकते। एक एंटिटी को तभी सेल कहा जाएगा जब उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
कौन कौन सा कंपोनेंट होता है बेटे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग होती है जो एंट्री एंड एग्जिट एक सेल का कंट्रोल करती है। इसी तरह से न्यूक्लियस होता है जो सेल के सेंटर में या सेल के पेरिफेरी में होता है, जो सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करेगा? इसी तरह से साइटोप्लाज्म है द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल वेयर वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड। एक सेल है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसी मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगी। साइटोप्लाज्म का काम ही है कि ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को होल्ड करे। अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो हम कैसे एक सेल को सेल कह सकते हैं? अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो सेल ऑर्गेनेल्स को बेटे कौन होल्ड करेगा? इसलिए याद रखोगे, एक सेल के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तीन कंपोनेंट्स का होना जरूरी है और इन तीन कंपोनेंट्स को हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल भी कहते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा और न्यूक्लियस आएगा। आप जो कोई भी सेल को स्टडी करोगे, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, कोई यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में बेटे इस चीज का होना बहुत ही जरूरी है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल का होना जरूरी है। इसके बाद जो मुझे लगता है ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी आज सेल की, और इसमें अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करना है, सेल वॉल को डिस्कस करना है, मतलब जितना भी आगे हमारा बच्चा होगा। ये इंट्रोडक्शन था इस यूनिट का, और आई होप कि इसमें हमने सेल की डेफिनेशन को पढ़ा, सेल की डिस्कवरी को पढ़ा और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल को पढ़ा है। आई होप कि आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, मतलब जो भी मैंने आपको कहा है, आप नोट्स जो है उनको मेंटेन करोगे। नोट्स मेंटेन करना एक इंपॉर्टेंट बेटे टास्क है, एक इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट रूटीन है। आपको एक डिसिप्लिन होना चाहिए नोट्स मेंटेन करने का, क्योंकि जब आपको बेटे आज समझ आएगा, नोट्स आप मेंटेन करोगे, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप अच्छे तरीके से नोट्स को मेंटेन करोगे और जो मैंने आपको पढ़ाया है इस चीज को ध्यान से समझोगे। अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो रिगार्डिंग डिस्कवरी, रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ द सेल, या किसी और चीज के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी डाउट होगा, तो आप हमें बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड बात करेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आपको पता ही है कि परमेबिलिटी वगैरह हमें पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, सिंगर निकोलसन का मॉडल पढ़ना है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज, और हमें सपोर्ट करिए। हमें चैनल में जो भी हम वीडियो जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम तभी काम कर पाएंगे जब आप अपना सपोर्ट करोगे। और अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।